हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआरजी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 2 है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का अध्याय का समीक्षा करेंगे, यानी कि क्या पॉइंट इम्पोर्टेंट है, उस पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें यंत्र से देखा जा सकता है, वह सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि हम उसको जिससे इस समय आंखों से देख पा रहे कोई सामान, तो उस प्रकार से हम सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 है सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला तो आपको जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल। ये 4 मुख्य रूप में सूक्ष्म जीवों को बांटा जाता है। विषाणु की बात करते अगला पॉइंट है विषाणु, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वायरस। वायरस भी क्या होता है, हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, क्योंकि ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं और शरीर के बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं, अर्थात शरीर के बाहर निष्क्रिय होते हैं और शरीर में प्रवेश करते ही क्या हो जाते हैं, सक्रिय होते हैं। अभी हाल ही में आपने कोविड वायरस के बाद नाम सुना था, कोविड-19, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी वायरस होता है अगर वो शरीर के बाहर है तो कहीं ना कहीं वो क्या है, तरीके से निर्जीव होता है, उसमें कोई जान नहीं होती है। जैसे ही वो शरीर में प्रवेश करता है तो उसमें जान आ जाती है। इस प्रकार से यह जो है अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं, उन जीवों से क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग होता है, भिन्न होता है। और ये अपना गुणन यानी कि प्रजनन जो होता है, अपना वृद्धि होती है, कहाँ पे ज़्यादा करते हैं, परपोषी में ही करते हैं, यानी कि दूसरे के शरीर में करते हैं। अगला पॉइंट है कुछ विषाणु जनित रोग, जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स एवं खांसी आदि, ये सब आपके विषाणु जनित रोग होते हैं। जैसे कि आपने देखा, ये सब क्या है, जुकाम हो जाना, ये विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा हो जाना, एड्स हो जाना, खांसी, खसरा हो जाता है, ये सब क्या है, आपके जितने भी हैं सब विषाणु जनित रोग होते हैं। अगला पॉइंट है वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, वह हमारे मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये हमारे दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है तथा प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। तो सूक्ष्म जीव का इस प्रकार से उपयोग भी होता है। हम इसको अल्कोहल बनाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, दही बनाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरता को में वृद्धि करते हैं, जैसे कि आपको पता है केचुआ जो हमारा होता है वो किसानों का मित्र कहलाता है, क्योंकि वह मृदा यानी मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है। उर्वरकता यानी कि उपज को बढ़ाने का कार्य कर सकता है। लैक्टोबैसिलस की बात करते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु हैं। अगला पॉइंट है ईस्ट श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा खमीर होता है या ब्रेड होता है उसमें आसानी से वो फूल जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। तो ईस्ट क्या श्वसन जब लेते हैं कुछ देर के लिए, हम उसको मैदे को सान कर रख देते हैं, उसमें ईस्ट उत्पन्न हो जाते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है और आसानी से वो फूलने लगता है। किण्वन की बात करते हैं तो किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। अगर किण्वन पूछा था तो किण्वन क्या होता है, इसमें फलों के रसों से हम क्या बनाते हैं, अल्कोहल या शराब बनाते हैं। इसमें ईस्ट प्राकृतिक शर्करा का निम्नीकरण कर अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। ऐसे औषधि जो जीवाणुओं के वृद्धि को रोक देती हैं या उन्हें समूल नष्ट कर देती हैं, ये क्या कहलाती हैं, एंटीबायोटिक कहलाती हैं। कुछ यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। जैसे कि आपसे पूछा ये पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन आदि, ये सब क्या है, आपके एंटीबायोटिक होते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की है, तो ध्यान में रखेंगे
सन 1929 की बात है। अलेक्जेंडर नाम के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, पूरा नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। इन्होंने ही पेनिसिलिन की खोज की थी। आगे देखते हैं। शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है, जैसे कि हैजा, क्षय आदि बीमारियों का टीके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। सूक्ष्मजीव द्वारा फैलने वाले रोग जो संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं संचारी रोग कहलाते हैं, जैसे कि हैजा, खांसी। पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पेड़ पौधे, मरे जीव जंतु जो कि प्रदूषण फैलाते हैं और कई रोगों के कारण हैं। सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें क्या करते हैं, सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ पुनः अन्य पौधों एवं जंतुओं, दुर्गंध पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, इसको पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। संचरणीय रोग का मुख्य कारक क्या होता है, घरेलू मक्खी होता है। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलिस मच्छर है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसी से आपका क्वेश्चन आंसर आसानी से हो जाएगा। कुछ पॉइंट और थे यहाँ पे, देख लीजिएगा। ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण क्या होता है, बेड या इडली फूल जाते हैं। डेंगू के वायरस का वाहक है मादा एनाफिलिस मच्छर होता है। नमक और खाद्य तेल जैसे कि रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने एवं लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए समान रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। आगे देखते हैं। दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करने पर फिर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर उसे भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को हम पाश्चीकरण कहते हैं। तो आप जो दूध लेकर आते हैं पैकेट वाला, उसको इसी प्रकार से बनाया जाता है और इसमें से जो सूक्ष्मजीव होते हैं उसकी वृद्धि रुक जाती है और वह कई दिनों तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। आगे देखते हैं। ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रतिजैविक, या इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होती हैं। तो जब भी आप एंटीबायोटिक खाइएगा तो अपने हिसाब से मत खाइएगा, इसको खाने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये किसका कोर्स होता है। अगर ये कोर्स पूरा नहीं होता है तो अगली बार इन दवाइयों का उपयोग आपके शरीर पर नहीं वर्क करेगा। आपको अगर फीवर हो गया तो आपको फीवर छोटे मतलब कि कम पावर वाली दवाइयों से आपका फीवर सही नहीं हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ से आपका प्रश्न उत्तर स्टार्ट होता है, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति से पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पॉइंट नंबर का है, इसमें कह रहा है कि सूक्ष्मजीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है आंसर, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम सूक्ष्मजीवों को देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि नीले हरे शैवाल डैश का स्थिरीकरण करते हैं और जिससे मिट्टी की उर्वरकता क्या होती है, वृद्धि होती है। तो नीले हरे शैवाल जो करते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी नाइट्रोजन का नाइट्रिफिकेशन करते हैं। इसके साथ साथ कोई कौन करता है, आपको पता है केचुआ राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है, वो भी करता है। राइजोबियम नाम का जो जीवाणु है यह भी क्या करता है, इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और इसको नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर देता है। अगला पॉइंट इसमें दे रखा है कि
अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो अल्कोहल का उत्पादन हम ईस्ट नामक की बात करते हैं, सूक्ष्म जीव होता है उससे हम करते हैं। और हैजा डैश के द्वारा फैलता है या होता है, तो ध्यान रखेंगे हैजा घरेलू मक्खी के कारण होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग घरेलू मक्खी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं एक प्रश्न के और इसमें से एक ही सही है, उसको आपको बताना है। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि कह रहा है कि ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो ईस्ट का उपयोग हम किसके उत्पादन में करते हैं? पहला ऑप्शन है चीनी, दूसरा है ऑप्शन अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी इसको कहते हैं HCl, और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन O2। तो ध्यान में रखेंगे ईस्ट का उपयोग हम लोग अभी यहाँ पे देखे थे किसके, अल्कोहल के उत्पादन में इसका उपयोग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इस पर टिक लगा दीजिएगा, अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है यानी कि एंटीबायोटिक है? पहला ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा ऑप्शन है अल्कोहल और चौथा ऑप्शन है ईस्ट। तो आपको पता है अभी अपने टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इन सब दवाओं के नाम सुने, तो यही आपका क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है आपका प्रतिजैविक है यानी एंटीबायोटिक है। अगला प्रश्न है मलेरिया परजीवी का वाहक है यानी मलेरिया फैलाने वाला कौन होता है? तो ध्यान में रखेंगे पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है मादा एनाफिलिस मच्छर, दूसरा है कॉकरोच, तीसरा है घरेलू मक्खी और चौथा है तितली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, मादा एनाफिलिस से आपका मलेरिया फैलता है। अगर पूछता है डेंगू तो मादा एडीज या एंडीज भी बोलते हैं, मादा एंडीज नाम के मच्छर से आपका डेंगू फैलता है। तो डेंगू और मलेरिया में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान में रखेंगे इसको शॉर्ट तरीके से, डी यहाँ पे डा आ रहा है और एंडीज में भी डा आ रहा है, और जबकि मलेरिया में आपका डा एनाफिलिस लिख करके आता है तो वहाँ पे डा नहीं आता। इस प्रकार से इन दोनों में अगर अंतर करना चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है चींटी, दूसरा ऑप्शन है घरेलू मक्खी, तीसरा है ड्रैगन मक्खी और चौथा है मकड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो घरेलू मक्खी होता है यही संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक होता है। अगला प्रश्न है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन है उष्णता के कारण, दूसरा है ऑप्शन पीसना, तीसरा ऑप्शन है ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि और चौथा है मारने के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ब्रेड अथवा जो इडली होती है वह फूल जाती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है, क्या है नाम? पहला ऑप्शन दे रखा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा ऑप्शन है मोल्डिंग, तीसरा ऑप्शन है किण्वन और चौथा ऑप्शन है संक्रमण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किण्वन। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला जो प्रक्रम होता है उसको हम कहते हैं किण्वन। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मिलान करने वाला क्वेश्चन आंसर है, इसका आंसर हम सीधे देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा था, उत्तर पे सीधे जाते हैं। यहाँ पे जीवाणु का आपको पता है, ये जीवाणु जो है हैजा कारक है। राइजोबियम क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। लैक्टोबैसिलस क्या है, दही का जमना यानी कि लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो दूध से दही जमाने का कार्य करता है। ईस्ट का कार्य क्या है, या ब्रेड की बेकिंग करता है यानी कि ब्रेड को फुलाने का काम करता है, इसकी क्योंकि ईस्ट श्वसन करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ब्रेड या इडली जो होती है फूल जाती है। एक प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो मलेरिया का कारक है, यानी जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। और एक विषाणु की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एड्स आपका क्या है कि विषाणु यानी कि वायरस है, वायरस से होने वाला रोग है। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि पहला प्रश्न, क्या सूक्ष्म जीव बिना किसी यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो कैसे देखे जा सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे
सबको पता है सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे नहीं जा सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। तो सूक्ष्म जीव हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इनको देखने के लिए कहीं ना कहीं हम यंत्र का उपयोग करते हैं, जिस यंत्र का नाम होता है सूक्ष्मदर्शी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो 4 मुख्य वर्ग यहाँ पे दे रखे हैं। पहला तो आपका बैक्टीरिया होता है, दूसरा है कवक या फंजाई, तीसरा है शैवाल और चौथा है प्रोटोजोआ। तो सूक्ष्म जीवों के 4 मुख्य वर्ग ये आपके सामने हैं। अगर हम यहाँ पे कहते हैं वायरस यानी कि जीवाणु की बात करते हैं, विषाणु की बात करते हैं, तो विषाणु आपका थोड़ा सा इन सबसे भिन्न हो जाता है, क्योंकि वह आपको पता है कि शरीर के अगर बाहर किसी शरीर के बाहर रहेगा या परजीवी के बाहर रहेगा शरीर के, तो वह निर्जीव होता है। अगर वह किसी शरीर में प्रवेश करता है तो वह सजीव के रूप में, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें जान आ जाती है, इसको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। सबको पता है वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है 78% है, लेकिन पेड़ पौधों के लिए बहुत आवश्यक होता है नाइट्रोजन। लेकिन पेड़ पौधे डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन ना लेकर के वो किसके रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। नाइट्रेट के रूप में ये लोग अपना नाइट्रोजन की मात्रा को पूर्ण करते हैं। इसके लिए अब क्या है कि वो डायरेक्ट तो वायुमंडल से नहीं ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कोई ऐसी कड़ी चाहिए इसको नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित कर दे, नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर दे। तो उसके लिए ध्यान में रखना है आपको, एक तो आपका नील हरे शैवाल जो होते हैं, और दूसरा है कि राइजोबियम का नाम का जीवाणु होता है। राइजोबियम नाम का जो जीवाणु होता है यह क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी नाइट्रिफिकेशन करके नाइट्रेट के रूप में इसको परिवर्तित कर देता है। तो ये 2 आपके नाम यहाँ पे दे रखे हैं, दोनों नाम आप लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना एक तो राइजोबियम नाम का जीवाणु करता है, दूसरा नील हरे शैवाल होते हैं। नीले हरे शैवाल भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो पहली पॉइंट आपको लिखना है, 10 पॉइंट आपको लिखना है सूक्ष्म जीवों के बारे में जो हमारे लिए उपयोगी यानी लाभदायक हों। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे जीवन में हमारे लिए उपयोगी हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही बनाने में उपयोगी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लैक्टोबैसिलस होता है, बैक्टीरिया होता है, यह क्या कर सकता है, दूध से दही बनाने के लिए उपयोगी है। सेकंड पॉइंट है, ईस्ट या कवक प्रजाति का सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, ईस्ट का उपयोग प्राचीन काल से ही अल्कोहल बनाने में किया जाता है। चौथा पॉइंट है, राइजोबियम नाम का जीवाणु जो कि वायुमंडल नाइट्रोजन का मिट्टी में क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। पांचवा पॉइंट है, कार्बोनिक अपशिष्ट जैसे कि सब्जियों की छिलके के, मृत जीवों के अवशेष, विष्ठा आदि का अपघटन किसके माध्यम से होता है, वह जीवाणु के माध्यम से ही होता है। अगला पॉइंट है, जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, और जिससे नाइट्रोजन का क्या होता है, स्थिरीकरण होता है। अगला पॉइंट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन समान रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, जिन्हें हम किससे तैयार करते हैं, कवक या जीवाणु से इसको हम उत्पादित करते हैं या तैयार करते हैं। पेनिसिलिनम नाम का फफूंद से पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनाई जाती है, ये ध्यान में रखेंगे। पशु आहार एवं बुकफुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं के सूक्ष्मजीव का संचलन रोकना होता है। और 10वां पॉइंट है, प्रतिजैविक का उपयोग पौधों के रोग नियंत्रण में भी किया जाता है। वैक्सीन के माध्यम से सूक्ष्मजीवों को शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है, जिससे पोलियो, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस का वैक्सीन या टीका बनाया जाता है। ये 10 पॉइंट थे आपके। अब अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाली हानियों का विवरण कीजिए। सूक्ष्मजीव से हानि क्या होती है इसके बारे में भी, अभी तो लाभ देख लिया, अब हानियाँ लिखेंगे। पहला पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, सूक्ष्मजीव से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों के रोग उत्पन्न करते हैं। उसमें सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े, चमड़े की वस्तु को संदूषित कर देते हैं।
संक्रमण होने पर सूक्ष्मजीव तेज़ी से फैलते हैं और दूसरे मनुष्य या जीवों में भी रोग पैदा करते हैं। अगला पॉइंट है मादा एनाफिलिस और एंडीज मच्छर कुछ परजीवी जैसे कि प्लाज्मोडियम एवं डेंगू के वायरस का वाहक है। इन जीवों से मलेरिया तथा डेंगू होता है। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो कि जीवाणु द्वारा होता है। गाय के खुर एवं मुंह का रोग वायरस के द्वारा ही होता है, जैसे कि गाय का खुर पका यानी खुर पका रोग हो जाता है। यह भी किसके वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। आगे देखते हैं अनेक सूक्ष्मजीव गेहूँ, चावल, अन्न, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन को विषाक्त बना देते हैं। प्रश्न नंबर 9 है प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कर सकते हैं? नष्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाते हैं। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। इनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होती है। तो ध्यान में रखेंगे, प्रतिजैविक दवाइयाँ अपने मन से कभी मत लीजिएगा। अब यही क्वेश्चन आपके यहाँ पे अतिरिक्त क्वेश्चन में फिर से वही रिपीट होंगे, तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट रहते हैं। जो अगर इसमें से एक आध क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा उसको भी हम करा लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया है, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया है। इसमें से वायरस की बात करते हैं तो वायरस आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको भी ऊपर करा दिया गया है। अब आगे देखते हैं सूक्ष्मजीव दूध से दही में परिवर्तित करने वाले का नाम आपने जान ही लिया है, लैक्टोबैसिलस। ईस्ट श्वसन में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उस प्रक्रिया का नाम से अल्कोहल में शराब बनाई जाती है। किण्वन आपको पता ही है। किण्वन एक प्रकार, इस प्रकार से आपने जब क्वेश्चन आंसर देखा तो अगर क्वेश्चन आंसर को फिर से यहाँ से रिपीट करके आप देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सभी क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। कोई भी पेपर में आप बैठेंगे तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे साइंस के जो होते हैं आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं सब क्वेश्चन। संचरणीय रोग भी हो गया। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? सूक्ष्मजीवों का पर्यावरण में शुद्धिकरण में किस प्रकार की हमारे लिए उपयोगी है? ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। जो सूक्ष्मजीव होते हैं पर्यावरण की शुद्धि में किस प्रकार से उपयोगी है? तो जैसे कि आपको पता है पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में क्या है? सड़े पेड़ पौधे, मरे हुए जीव जंतु जो कि प्रदूषण फैलाते हैं और कई रोगों के कारण हैं। सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्टों का क्या करते हैं? अपघटन कर देते हैं और इसको क्या कहते हैं? सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ पुनः अन्य पौधों एवं जंतुओं दुर्गंध युक्त पदार्थ सूक्ष्म द्वारा उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद इनको हम फिर से कहीं पर उपयोग कर लेते हैं, जिस प्रकार से खाद के रूप में इसका इस्तेमाल करके हम आगे इसको अपने उपयोगी सामान में उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78% होती है, आपको पता ही है। सबसे अधिक मात्रा में 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। उसके बाद आपको ऑक्सीजन का नाम आता है, लगभग 21%, लगभग है 21 से थोड़ा कम होता है, 20 समथिंग होता है। संचरणीय रोग की बात करता है तो घरेलू मक्खी होता है यह संचरणीय रोग का कारक। तो इस प्रकार से आगे आपने देखा मलेरिया का बात करते हैं तो मादा एनाफिलिस। अगर डेंगू की बात करता है तो मादा एंडीज। ब्रेड और इडली का फूलने का कारण क्या होता है? ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। सब क्वेश्चन आपने कर लिया था। टाइफाइड रोग के बारे में पूछता है तो टाइफाइड रोग का संचरण का तरीका क्या है? इस रोग का संचरण जल के द्वारा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आजकल हमेशा जब भी आप टेस्ट कराएंगे बिडाल टेस्ट होता है इसका, और बिडाल टेस्ट के माध्यम टाइफाइड रोग का पता चलता है। तो अभी हमेशा आपको टाइफाइड ही मिलेगा। फीवर अगर हुआ थोड़ा सा तो आपके पानी का जो पानी आप पीते हैं शुद्ध पानी पीजिएगा, तो इस प्रकार से टाइफाइड नहीं होगा। अच्छा, मच्छर फैलने से रोकने के लिए 3 उपाय क्या लिखिए? तो हमें पता है कि पानी को कहीं भी हमें रहने देना चाहिए। सेकंड पॉइंट है इकट्ठा हुए पानी को क्या करता है? मिट्टी या का तेल या पेट्रोल का छिड़काव कर देना चाहिए। वहाँ पे अपने आसपास की जगहों को साफ रखना चाहिए, इससे क्या होंगे? मच्छर नहीं पनपेंगे। अगला पॉइंट है कि पूछ रहा है कि परिरक्षक किससे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ध्यान में रखेंगे।
नमक और खाद्य तेल जैसे कि रासायनिक पदार्थ का उपयोग सूक्ष्मजीव की वृद्धि रोकने के लिए एवं लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए समान रूप से किया जाता है, अतः इन्हें हम क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। पास्यीकरण की बात जानी लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, शुरुआती में बता दिए थे पास्यीकरण क्या होता है। तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यार ध्यान रखेंगे, पूरा पॉइंट यहाँ पर याद क्या करेंगे। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने सेकंड के लिए, 15 से 30 सेकंड के लिए। ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए अगर हम दूध को गर्म करते हैं और अचानक से उसको ठंडा कर देते हैं, एकाएक ठंडा कर देते हैं, और उसके बाद उसको हम भंडारण यानी कि उसको पैकेटों में भर लेते हैं, या उसको जैसे बेचने के लिए आपको आता है, अमूल का दूध होता है या ज्ञान दूध है, जैसे पास्यीकृत लिख करके आता है। तो इसको इस प्रकार से जो बैक्टीरिया होती है उनकी वृद्धि दर क्या होती है, रुक जाती है, और ये काफ़ी समय तक उसको हम स्टोर करके उपयोग कर पाते हैं। और इस प्रकार से एंटीबायोटिक की बात हो ही गई थी, कौन कौन से होते हैं। सूक्ष्मजीव के बारे में भी जान लिया था। अब यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।